लूसेंट समान अध्ययन का जो सीरीज चल रहा है भारत का भूगोल, उसका नेक्स्ट टॉपिक है भारत की नदियाँ। इससे पिछला वीडियो में हम लोग भारत का समान जानकारी को पढ़े थे, उसका रिवीजन किए थे। आज हम लोग भारत की नदियाँ चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ेंगे। इसमें जो जितना भी हाईलाइट किया गया पॉइंट है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके भारत की नदियाँ के इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देख रहे हैं। पहला है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम पूछता है कहाँ हुआ है, तो सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर से। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। सिंधु नदी का मुहाना क्या है, तो अरब सागर में जाके मिल जाती है। मुहाना या संगम का मतलब जहाँ कोई नदी अपना जल जाके मिला देती है उसको मुहाना या संगम कहते हैं। तो सिंधु नदी जो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाके अपने जल को मिला देती है। सिंधु नदी कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में कितना है, तो भारत में 1014 किलोमीटर। ये पूछता है एग्जाम में कि सिंधु नदी भारत में कितना किलोमीटर बहती है, तो 1114 किलोमीटर बहती है। सिंधु नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो इसका सहायक नदी में जास्कर, श्योक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम है। तो इसका इम्पोर्टेंट कुछ सहायक नदियाँ है जहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। तो सिंधु नदी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं झेलम नदी। झेलम नदी वेरीनाग झरने से निकलती है जहाँ शेषनाग झील है, और ये अपना पानी मिला देती है, अपना पानी जाके मिला देती है चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। झेलम नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर, जो कि भारत में 400 किलोमीटर। इसका अगर विशेषता देखा जाए तो झेलम नदी श्रीनगर में शिकारा या बजरे चला जाते हैं, ये इसका विशेषता है। नेक्स्ट नदी है रावी नदी। रावी नदी कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और ये चिनाब में जाके मिल जाती है। रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। इसकी विशेषता यह है कि यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट नदी है चिनाब नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है चिनाब। चिनाब नदी चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहौल के बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि चिनाब नदी के दो जो उद्गम स्थान है उसका दो धारा का नाम क्या है, तो एक धारा का नाम है चंद्र और दूसरा धारा का नाम है भागा। चंद्र भागा यही चिनाब नदी है, और ये इसका मुहाना है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। 1180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और इसका विशेषता यह है कि यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है चिनाब नदी। पूछता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है। यह नदी पीर पंजाल में गहरे गोर्ज बनाती है, गोर्ज में तो गड्ढा बनाती है, और अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ब्यास कुंड है, वहाँ से 4330 मीटर ऊंचाई पर से निकलती है, और यह हरिके बैराज है, वहाँ सतलज नदी में जाके मिल जाती है। ब्यास नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। यह कुल्लू से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुँचती है। नेक्स्ट सतलज नदी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। यह भी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप निकलती है। रागस्थाल, ये क्वेश्चन आया है कि रागस्थाल झील से कौन सी नदी निकलती है, तो सतलज नदी निकलती है। और यह उच्च शरीफ यानी पाक से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर में चिनाब नदी में मिल जाती है। यानी सतलज नदी का मुहाना कौन है, तो चिनाब नदी है। सतलज नदी का भारत में लंबाई है 1050 किलोमीटर। यह हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में प्रवेश करती है, और सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियों में सबसे लंबी है। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदी में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, यही पांचों में सबसे जो सहायक नदी सबसे लंबी है वह है सतलज नदी। आगे है गंगा नदी। भारत की महत्वपूर्ण नदी है गंगा। यह गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर, और यह इसका बंगाल अखाड़ी में जाके मिल जाती है। गंगा नदी कुल लंबाई है 2525, टोटल भारत में ही है। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। कई बार गंगा नदी का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ा, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम में जहाँ मिलती है वह देवप्रयाग स्थान कहलाता है, वहीं से इसका नाम गंगा पड़ा। और गंगा नदी कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। एक बार हम लोग गंगा नदी का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। यह गंगा नदी का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि उत्तराखंड जिले के, इसको और नीचे कर लेते हैं, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब राज्य है उत्तराखंड। वहाँ बद्रीनाथ में एक हिमानी है जिसका नाम है संतोपंथ हिमानी। यहाँ से दो धारा निकलती है, एक धारा निकलती है विष्णु गंगा, दूसरी धारा निकलती है धौली गंगा। विष्णु गंगा, धौली गंगा जहाँ पे मिलती है वह स्थान कहलाया विष्णु प्रयाग,
और यहाँ से जो आगे नदी बही उसका नाम पड़ा अलकनंदा। अलकनंदा यानी अलकनंदा नदी किन दो धाराओं का नाम है? तो विष्णु गंगा और धौली गंगा। जहाँ से अलकनंदा नाम से बहती है वह स्थान कहलाता है विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नाम से आगे बढ़ते हुए एक नदी नंदाकिनी मिलती है, तो यह स्थान कहलाया नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग कहलाने के बाद यहाँ भी फिर से अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ रही है, और फिर यहाँ से एक नदी निकलती है पिंडार नदी, और यह स्थान कहलाया कर्ण प्रयाग। यानी अलकनंदा और पिंडार का संगम जहाँ हुआ वह है कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी का जहाँ संगम हुआ है वह है नंद प्रयाग। तो इस तरह से पिंडार नदी मिलने के बाद कर्ण प्रयाग कहलाया। वहाँ से अलकनंदा बहती है, फिर बाएं तट से एक नदी आती है मंदाकिनी नदी, और यह अलकनंदा मिलती है तो यह स्थान कहलाता है रुद्रप्रयाग। और फिर रुद्रप्रयाग से अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती हुई स्थान आता है देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी आके मिल जाती है, और यहीं से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ता है? तो देवप्रयाग से पड़ता है। गंगा नदी किन धाराओं का सम्मिलित नाम है? तो अलकनंदा और भागीरथी। और ये अलकनंदा कौन सी नदियाँ हैं? तो अलकनंदा है, यही विष्णु गंगा और धौली गंगा की सम्मिलित धारा है, जो विष्णु प्रयाग से अलकनंदा के नाम से बहती है। तो ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हम लोग आगे देखते हैं गंगा के बाद। गंगा के बाद आता है यमुना नदी। यमुना नदी बंदर पुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना मिलती है। और भी यमुना की है सिंध नदी है, और भी हिंडन नदी, ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जानापा पहाड़ी से निकलती है और इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 995 मीटर है। और इसकी विशेषता का बात करें तो देश के सबसे बड़े गड्ढे का निर्माण करती है चंबल नदी। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि देश के सबसे बड़े गड्ढे का निर्माण कौन सी नदी द्वारा? चंबल नदी द्वारा। इसकी सहायक नदियाँ है काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी और मेंझ। नेक्स्ट है रामगंगा। यह नैनीताल के समीप हिमालय श्रेणी से निकलती है। कन्नौज के निकट गंगा तट में मिल जाती है गंगा नदी में, और खोन इसकी सहायक नदी है। और इस रामगंगा से क्वेश्चन आता है तो ये सिर्फ इसकी सहायक नदी से आता है कि खोन इसकी सहायक नदी है। शारदा नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा भारत का ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जिसके बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है शारदा नदी। यह कुमायूं हिमालय का मिलाप है। यह बाराम घाट से समीप घाघरा नदी मिलती है, और इसकी सहायक नदियाँ हैं सरमा, लिसार, सरयू, पुरी, गंगा और चौकिया। नेक्स्ट है घाघरा या करनाली या कोरियाला। यह नेपाल के तगलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से निकलती है, और यह शिवालिक को पार करते हुए शीश पानी, यानी घाघरा नदी से क्वेश्चन आता है शीश पानी के नाम से कि कौन सी नदी शीश पानी को पार करते हुए प्रवेश करती है? तो वह नदी है घाघरा, जो शिवालिक को पार करते हुए शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण करती है। और चौकिया और छोटी गंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट नदी है गंडक नदी। नेक्स्ट है गंडक नदी। नेपाल में इसको शालिग्राम और मैदानी भाग में इसको नारायणी कहते हैं। नेपाल से निकलती है, पटना से गंगा में मिल जाती है गंडक नदी। गंडक की विशेषता की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक और त्रिशूली गंगा है। इसे मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। कई बार सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस नदी में गोल गोल मिलने वाले पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं? तो गंडक नदी। या ऐसे क्वेश्चन है गंडक नदी में गोल गोल मिलने वाले पत्थरों को क्या कहते हैं? तो शालिग्राम। दोनों आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है कोसी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिहार का शोक कहते हैं। यह गोसाई चोटी को उत्तर से निकलती है, कारागोला दक्षिण पश्चिम गंगा से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर। इसकी मुख्य धारा अरुणी है, तिब्बत में इसे पांगचू कहते हैं। और सहायक नदियां हैं यारू, सोन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी और ताम कोसी। इसका सहायक नदी से कई बार क्वेश्चन आता है। बेतवा या बेतरौती नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और इस पूरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। नेक्स्ट सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पटना से गंगा मिल जाती है और नर्मदा के समीप उद्गम है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में सांगपोर और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूर स्थित चेम यूंग डूंग हिमानी से निकलती है और बंगाली खाड़ी इसका मुहाना है। भारत में 916 किलोमीटर और ओवरऑल 2900 किलोमीटर की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, सांकोस और तीस्ता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मानस और लोहित। पूछता है लोहित और मानस किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और खंबाती खाड़ी। क्वेश्चन याद रखिएगा
कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ बंगाल खाड़ी में न मिल के अरब सागर में मिलती है, तो वह है नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब नदियाँ हैं। लेकिन नर्मदा अरब खाड़ी, अरब का सागर में भी कहाँ मिलती है, तो खंबाती खाड़ी मिलती है। 1312 इसकी लंबाई है। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा यानी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। यह डेल्टा और एस्चुरी बनाती है। आगे हम लोग देखेंगे कि डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है। और यह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट नदी है ताप्ती। यह बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से निकलती है। ये भी सूरत के निकट खंबात खाड़ी में मिल जाती है और डेल्टा के बजाय भी एस्चुरी बनाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिंघावा पहाड़ी से निकलती है, बंगाल खाड़ी में मिलती है। और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, कौन सी नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, तो महानदी को कहते हैं। और हीराकुंड बांध यहीं स्थित है, जो सबसे लंबा बांध है भारत का, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट नदी छिपरा, इंदौर के जिले से निकलती है, चंबल नदी में मिलती है और यह 560 किलोमीटर लंबी है। 12 वर्ष का कुंभ यहीं भी लगता है। हर 12वें वर्ष में कुंभ मेला लगता है छिपरा नदी तट पे। नेक्स्ट माही नदी, यह कर्क रेखा 2 बार काटती है। इस माही नदी से ही क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है, तो भारत की माही नदी। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है और यह अंतर्वाही नदी है। लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोम नदी, सोम नदी उदयपुर जिले के बोंछा मेड़ा नामक स्थान से निकलती है। उसके बाद साबरमती नदी जय समुद्र झील रौरी पर से निकलती है, वह भी खंबाती खाड़ी मिल जाती है। बनास नदी अर्थात बन की आशा, बनास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में पूरा करती है, वह नदी का नाम है बनास नदी। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल खाड़ी में मिलती है। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा। नेक्स्ट गोदावरी, इससे काफ़ी क्वेश्चन आया है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से निकलती है। इसका सब इम्पोर्टेंट है। नासिक का उद्गम स्थान भी इम्पोर्टेंट है। नासिक का मतलब गोदावरी का लंबाई भी इम्पोर्टेंट है और इसका विशेषता भी इम्पोर्टेंट है। तो गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से निकलती है, बंगाल खाड़ी जगह मिल जाती है। 1465 इसकी लंबाई है। ऐसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारतीय गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, बैनगंगा, बड़ौदा, बरधा इत्यादि। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों में है। कौन कौन 7 राज्यों में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये 7 राज्यों में इसकी जल ग्रहण क्षेत्र है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा या पवित्र गंगा भी कहते हैं। और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नदी है हमारा हुगली नदी। हुगली नदी यह दक्षिण या गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। हुगली नदी बंगाली खाड़ी में मिलती है और हुगली की विशेषता यह है कि यह नदी जलांगी है। इसकी प्रमुख नदी सहायक जलांगी है और यह सबसे ऊंचा ज्वारीय ज्वारभित्ति वाली नदियाँ हैं। इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। किसका? हुगली नदी का। इसको विश्वासघाती नदी के भी नाम से जाना जाता है हुगली नदी को। बगई नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कुसुम है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नदी है नहीं, जितना इम्पोर्टेंट था हम लोग इस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। इसमें ध्यान रखने के लिए कौन कौन सी नदी के बारे में हम लोग को रिवीजन करना होगा, तो सिंधु नदी, ऊपर का 5-6 नदी, उसके बाद गंगा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ये सब नदी को हमें ध्यान में रखना होगा। हम लोग आगे देखते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। यह गंगा की मुख्य धारा है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी, अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदियाँ हैं पिंडार, जो इसे कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं गंगा का स्ट्रक्चर। अलकनंदा और मंदाकिनी या काली गंगा का संगम रुद्र प्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग में पड़ता है, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर से, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहने लगती है। अगर एक एक्स्ट्रा फैक्ट का याद करें तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसे भी इम्पोर्टेंट है झारखंड, जहाँ से एकमात्र जिला जहाँ से गंगा बहती है, तो जिला का नाम है साहेबगंज जिला। एग्जाम में आया हुआ है।
गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। पावना के पूर्व में गोलू डोघाट के पास पद्मा मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती जब ये नदी चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है तो इसे मेघना के मिलती है, तो ये मेघना के नाम से बहती है और कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक है बराक नदी। बराक नदी का उद्गम है मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी, इसे यारलुंग जांगपो नदी कहते हैं, चेम योंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में शशांकपो, बांग्लादेश में जमुना, अरुणाचल में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र का। तिब्बत में शशांकपो कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है, यंग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी, दिहांग और धवनसिरी, कलंग, जबकि दाएं तट में मिलने वाली नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस और सांकोस। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चंबल नदी के बारे में। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है और 84 गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसोड़ागढ़ यानी चित्तौड़ के पास प्रमुख चूलिया जलप्रपात है। क्वेश्चन आता है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली बनास नदी पर बसीरपुर बांध स्थित है जो राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण जलाशय है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी और उसके सहायक नदियां झेलम और चिनाब का संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग कर सकता है। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों स्थानों की सीमा का निर्धारण करती है। बंसधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी और ऋषिकुलिया नदी के बीच बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों में, हम लोग इसको देख चुके हैं। ये 7 राज्य हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई और सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा कहते हैं और मेघना के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग 6 घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलमार्ग 6। पूछता है क्वेश्चन कि बराक नदी को किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है, तो बराक नदी को। इस नदी पर तिहाईमुख बांध है। प्रायद्वीपीय नदियां का उत्तर से दक्षिण में क्रम देखा जाए तो पहले महानदी आएगा, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम सबसे लंबी गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर कावेरी है और उसके बाद ताप्ती है। फिर आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक का नाम मांडवी, दूसरे का नाम है जुआरी। मांडवी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ढलानों में उत्पन्न होती है। केरल सबसे बड़ी नदी है भरतपुझा नदी। यह अन्नामलई पहाड़ी से निकलती है, इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार और भरतपुझा ही है। केरल की पंबा नदी वेम्बनाड झील में एक जगह गिर जाती है। धौलीगंगा और विष्णुगंगा का संगम विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडारा का संगम कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग और अलकनंदा और भागीरथ का संगम देव प्रयाग कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग लुसेंट बुक में जितना भी नदी का फैक्ट दिया गया था इसको हम लोग पढ़ लिए। ये कठिन चैप्टर है लेकिन 1-2 बार सुन लेने से ये दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है नदियों में, चाहे कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा समझ में आएगा, कठिनाई से ही आएगा लेकिन 1-2 बार रिवीजन करने पर यह याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लुसेंट का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, लुसेंट को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। अब हमारे वीडियो में बने रहिए, इसको 1-2 बार सुन के रिवीजन करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, भूगोल का ही सीरीज चलेगा। उसके बाद जैसे ही कुछ टॉपिक खत्म होगा तो इसका हम MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे। आप इसको सुनिए, रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।